अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम माइक्रोबायोलॉजी का जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और उसका नाम क्या है? वायरस है। ठीक है, क्या है? वायरस है। हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो हमें आँख से नज़र नहीं आते और उसके लिए हमें क्या यूज़ करना पड़ता है? माइक्रोस्कोप करना पड़ता है। ओके, तो शुरू शुरू में ऐसा हुआ कि बैक्टीरिया ऐसे जैसे डिस्कवर हो चुका तो बैक्टीरिया कुछ ऐसे फिल्टर पेपर भी आ गए कि जिनमें से बैक्टीरिया अपना नहीं गुजर सकता था। ठीक है, और उन्हें पता लग गया था कि कोई भी इन्फेक्शन डिजीज़ होना पीछे कोई ना कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व होता है। अब उन्होंने फ़िल्टर किया, फिल्ट्रेट से किया तो एक डिजीज़ थी टोबैको मोज़ेक। ठीक है ना, तो वो उससे फिर भी हो गई। अब उन्होंने कहा कि जनाब ये क्या है, हमने फिल्टर भी कर लिया है, कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी नहीं है, फिर डिजीज़ कैसे हो गई? तो फिर उस बंदे ने जो भी था उसने इसका नाम दिया कि ये वायरस है। ये क्या है? वायरस। उस वक्त वायरस कहते थे जहर को, पॉइजन को। किसको कहते थे? पॉइजन को। तो इस तरह ये जिक्र हो गया भाईजान। ये हम इस चीज़ की बाद में पढ़ेंगे। फिलहाल तो जैसे ही इसकी शुरुआत हुई तो उन्होंने कहा जनाब ये एक वायरस है, जहाँ भी जाता है बीमारी पैदा कर देता है। जहाँ भी जाता है बीमारी पैदा। उन्हें और कुछ नहीं पता था कि इसका स्ट्रक्चर कैसे है, ये दिखता कैसे है। तो बस उसे लैटिन वर्ड में वायरस जहर को कहते थे, तो इसलिए उन्होंने इसका नाम वायरस दे दिया और वायरस ही नाम होता रहा। फिर बाद में पता लगा ना कि ये भी एक नॉन सेलुलर क्या है? हाँ, माइक्रोब है। नॉन सेलुलर माइक्रोब है जो क्या करता है, जो इन्फेक्शियस करता है, जो बीमारियां फैलाता है, जो इन्फेक्शियस माइक्रोब है। ओके, ये इन्फेक्शियस माइक्रोब है। और उन्होंने कहा, और ये भी पता लगा कि इसमें क्या क्या है। तो इसमें कहा कि उन्होंने पहली बात की कि ये नॉन सेलुलर है। ये क्या है? नॉन सेलुलर है। लेकिन इसके स्ट्रक्चर में दो चीज़ें पाई जाती हैं। एक पाई जाती है डीएनए और आरएनए। दोनों इकट्ठी नहीं पाई जाएंगी, या तो डीएनए होगा या आरएनए होगा। किस में वाला? वायरस में। और एक प्रोटीन का कोट होगा, और एक प्रोटीन का कोट होगा। तो बहरहाल हम स्ट्रक्चर बाद में पढ़ेंगे, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। देखिए ये वाली सूरत हाल है। ये देखिए ये, ठीक है। तो इनके ये क्या है? डीएनए, आरएनए। और ये कोड किसका बना हुआ है? प्रोटीन का। और ये उसके पास इसकी जो टांगे होते हैं, जो भी है, ये वायरस है। क्लियर? तो इस तरह का स्ट्रक्चर डिटेल्स में पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है स्ट्रक्चर। तो हमने कहा कि ये इन्फेक्शियस माइक्रोब है। ये न्यूक्लिक एसिड या आरएनए होता है, और इसके अंदर क्या होता है? प्रोटीन। ये देखिए ये क्या है? डीएनए, आरएनए, ये कोर है, और इसके ऊपर एक प्रोटीन का कोट लगा हुआ है। ओके, फिर उसने कहा कि ये ऑब्लिगेट पैरासाइट्स होते हैं। क्या होते हैं? ऑब्लिगेट पैरासाइट क्या होते हैं? ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो किसी होस्ट में रहकर उससे खुराक हासिल करते हैं। उससे क्या हासिल करते हैं? न्यूट्रिशन हासिल करते हैं, प्रोटेक्शन हासिल करते हैं, लेकिन वो उसमें डिजीज़ भी पैदा कर दें। कहते हैं ना तुम पैरासाइट हो। मतलब क्या? मतलब तुम मुझे नुकसान पहुंचा रहे हो, खा भी मेरा रहे हो और नुकसान भी मुझे दे रहे हो। तो ये होस्ट कौन होगा? होस्ट मैं हूँगा। अगर वो इन्फेक्शन, मुझे गला ख़राब है, तो यहाँ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो डिजीज़ पैदा कर रहा है, पैथोजन है, तो उस पैथोजन का होस्ट मैं हूँगा। लेकिन वो क्योंकि वो डिजीज़ गला ख़राब कर रहा है, बुखार कर रहा है, मुझे टेम्परेचर इन्फेक्शन कर रहा है, तो इसलिए उसको पैरासाइट करेंगे। देखिए कुछ पैरासाइट होते हैं, वो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म खुद डिवाइड हो जाते हैं, फूड मिल जाए खुद ब खुद तकसीम हो जाते हैं। लेकिन ये तकसीम नहीं होता, ये रिप्रोड्यूस नहीं होता जब तक इसको होस्ट ना मिले। जब तक इसको होस्ट ना मिले ये अपनी तादाद को नहीं बढ़ा सकता। मेरी बात समझ आ गई ना? तो इसी तो ऐसे पैरासाइट को कहते हैं ओब्लिगेटरी। ठीक है, ओब्लिगेट पैरासाइट, ओब्लिगेटरी पैरासाइट। ठीक है, तो इनके लिए ज़रूरी होता है कि होस्ट ज़रूरी होना चाहिए। ओके, कि अब इसलिए देखें ओब्लिगेट पैरासाइट के लिए कहा कि रिप्रोड्यूस इन द लिविंग सेल। ये लिविंग सेल के अंदर रिप्रोड्यूस होता है। ये बात समझ आ गई है? फिर देखे कहता है कि नो, इनकी कोई अपनी मेटाबॉलिक मशीनरी नहीं होती। मेटाबॉलिक
मशीनरी नहीं होती। देखिए अगर आपके घर जूसर नहीं है तो आपको जूस बनाना तो आप हमसाए का जूसर मशीन लेके बना लेंगे ना, लेकिन आपके पास तो नहीं है, आपकी अपनी तो नहीं है, आप उसको लेके आते हैं और अपनी मर्जी से चलाते हैं। ओके, तो इनके पास भी कोई मेटाबॉलिक मशीनरी नहीं है। तो इसका मतलब है इसको जो अपने लिए जब ये तकसीम होगा, जब नेब रिप्रोड्यूस होगा तो इसको प्रोटीन की ज़रूरत होगी, इसको डीएनए बनाना होगा है। अगर आप मकान बनाएंगे तो ईंटों की ज़रूरत नहीं होगी, ठीक है। अगर आप अपने दूसरे जैसे वायरस बनाना चाहते हैं तो आपको प्रोटीन की ज़रूरत नहीं होगी, आपको डीएनए की ज़रूरत नहीं होगी। तो वो कौन बनाता है? मेटाबॉलिक मशीनरी। तो मेटाबॉलिक मशीनरी इसके पास है ही नहीं, तो क्या ये बना सकेगा? नहीं बना सकेगा। ओके, तो इसलिए ये कहता है कि इसके पास कोई सिंथेटिक मशीनरी नहीं होती। तो इसलिए इसका होस्ट पे डिपेंड करना बहुत ज़रूरी है। तो फिर ये किसकी इस्तेमाल करता है मेटाबॉलिक मशीनरी? होस्ट की। क्लियर हो गया? इसलिए ओब्लिगेट कहते हैं। कहता है कि हमने एग्जाम्पल बतानी है कि इस दौर में जो है वो कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। कौन भला? एग्जाम्पल्स क्या है? वायरस की एग्जाम्पल्स क्या है? देखिए मीजल्स है, ये वायरस है, ठीक है। मीजल खसरे को कहते हैं ना, तो इसका मतलब है कि वायरल डिजीज है। अब आपको पता था कि खसरा कौन सी डिजीज है? वायरल डिजीज है। ओके, अच्छा रूबेला यानी कि जो पागल कुत्ता जो काटता है तो इंसान को काट दे तो इंसान भी पागल ही हो जाता है, तो वो रूबेला ये भी एक वायरस है, ठीक है। फिर क्या? चिकन पॉक्स। चिकन पॉक्स का पता है, ठीक है ना? नहीं, चिकन पॉक्स जिसम निशान छाले पड़ते हैं, ये स्मॉल पॉक्स है। और फिफ्थ डिजीज। ओके, तो ये एग्जाम्पल याद रखनी है कि मीजल, रूबेला, स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स, फिफ्थ डिजीज। ओके, आपके पास एमसीक्यूज आ जाएगा। मसलन वो लिखता है कि मीजल्स, रूबेला, ठीक है, रूबेला, स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स, और लिखता है टीबी। वो कहता है बताओ भाई इनमें से कौन सी जो है इन्फेक्शन बैक्टीरियल है? इन्फेक्शन बैक्टीरियल है। हमें पता है कि मीजल, रूबीला, स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स वायरल है। क्या है? वायरल है। तो वो कौन सी होगी फिर? बैक्टीरिया वाली तो टीबी ही होगी ना, तो टीबी पे टिक लगा देंगे। ओके, तो इस तरह इनके इसमें ये सवाल आ सकता है। अब तक हमने ये पढ़ा कि वायरसेस एक क्या होते हैं? इन्फेक्शियस माइक्रोब्स होते हैं। इनके अंदर न्यूक्लिक एसिड या आरएनए मौजूद होता है और इसके गिर्द एक प्रोटीन का कोट होता है। इसे ओब्लिगेटरी या ओब्लिगेट पैरासाइट कहते हैं, क्योंकि ये रिप्रोड्यूस होते हैं इन लिविंग सेल और नो बायोसिंथेटिक मशीन। इनका अपना कोई मेटाबॉलिक नहीं होती। ओके, अच्छा इसके एग्जांपल्स क्या होते हैं? मीजल, रूबीला, चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स और फिफ्थ होती है। ठीक है, क्लियर हो गया? नहीं समझ आई है? अच्छा देखें, आज तक हम दो ही चीज़ें पढ़ते हैं, एक लिविंग थिंग और एक नॉन लिविंग थिंग। मैं लिविंग थिंग हूँ, मैं रिस्पांस भी दूंगा, मैं अपनी चीज़ें प्रोड्यूस भी कर दूंगा, मेरे अंदर रिप्रोडक्शन भी होगी, मैं सांस भी लूँगा, मैं अपनी एनर्जी खुद पैदा, यानी कि एनर्जी लेते तो फूड से हो ना, तो लेकिन एनर्जी मेरा लीवर एनर्जी पैदा कर रहा है मेरे बॉडी के लिए, मेटाबॉलिज्म हो रही है, ठीक है, मैं ये कर सकता हूँ। लेकिन लिविंग थिंग ये काम नहीं कर, नॉन लिविंग थिंग ये काम नहीं कर सकता। देखिए ये रिस्पांस भी नहीं दे सकता, मैं रिस्पांस दूंगा। मेरे को इन्वायरमेंट में कोई चेंज आएगी तो मैं क्या दूंगा? रिस्पांस दूंगा। ये रिस्पांस नहीं देगा। मैं किसी अपनी चीज़ों को बना सकता हूँ, मेटाबॉलिज्म कर सकता हूँ, ये मेटाबॉलिज्म नहीं कर सकता। इसके लिए मैं रिप्रोड्यूस कर सकता हूँ, ये रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता। ओके, तो वायरस के लिए देखिए ये तो बात समझ आ गई कि लिविंग है या नॉन लिविंग है, ठीक है। अब वायरस एक ऐसा है, ये नॉन लिविंग भी है और लिविंग भी है। तो दूसरे लफ्ज़ में कहा कि ये इन बिटवीन है। ये क्या है? इन बिटवीन। किसके इन बिटवीन है? लिविंग और नॉन लिविंग में, ठीक है। तो इसके कुछ करैक्टरिस्टिक्स होंगे जो लिविंग होंगे, लिविंग चीज़ों में पाई जाती होंगी, और कुछ करैक्टरिस्टिक्स होंगे जो नॉन लिविंग में पाई जाएगी। ये बात आपको क्लियर होगी। ओके, तो मतलब मैं कहता हूँ कि आप कहते हैं कि जी वायरस नॉन लिविंग थिंग है,
मैं कहता हूँ कैसे, आप कहेंगे कि सर ये एक तो नॉन सेलुलर है, एक क्या है, नॉन सेलुलर। ओके, फिर आप कहेंगे कि सर ये इट कैन मेक क्रिस्टल, ये क्या बना सकता है, क्रिस्टल। और क्रिस्टल बनाना भी नॉन लिविंग थिंग की क्या है, एक्टिविटी है। ओके, तो ये देखिए ये नॉन लिविंग थिंग की एक्टिविटी है। लेकिन मैं, आप कहते हैं कि ये लिविंग थिंग है, आप कहते हैं लिविंग थिंग है, वो कहते हैं कैसे, वो कहते हैं सर दे कैन प्रोड्यूस, रिप्रोड्यूस। नॉन लिविंग थिंग 1 से 2 नहीं हो सकती, 2 से 4 नहीं हो सकती, लेकिन ये तो रिप्रोड्यूस हो रहे हैं। और इसके अंदर डीएनए और जेनेटिक मटेरियल है, या तो आरएनए भी होगा और प्रोटीन भी होगी, तो ये लिविंग। तो फिर किसी ने कहा अच्छा यार लड़ो नहीं, हम यूँ कहते हैं इट इज़ बिटवीन द लिविंग एंड नॉन लिविंग। इसके अंदर कोई प्रॉपर न्यूक्लियस नहीं होता, इसके अंदर कोई प्रॉपर न्यूक्लियस नहीं होता, इसके अंदर किसी किस्म का एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम नहीं होगा, राइबोसोम्स नहीं होगा, ऑर्गेनेलीज नहीं होगी। सेल जो नहीं है, तो सेल में तो यही चीज़ें होती हैं, ऑर्गेनेलीज होती हैं, तो इसके अंदर ऑर्गेनेलीज नहीं होगी। बस इसके अंदर सिर्फ 2 ही चीज़ें हैं, प्रोटीन, डीएनए और आरएनए। इज क्लियर? तो वेरी, देखें आपने, हमने ये पढ़ लिया, देखें वायरस की, और ये भी बताया कि वायरस, ये एमसीक्यूज है, ये किस लफ्ज से डिराइव्ड हुआ है, ये लैटिन वर्ड से हुआ है, ठीक है। और उसका मतलब क्या, पॉइजन, ये कई दफ़ा आपके पेपर में आया हुआ है, ठीक है, ये कई दफ़ा आया हुआ है कि ये इसमें कौन से, किन चीज़ों से बना हुआ है, प्रोटीन, डीएनए और आरएनए, और एक्सेप्ट तीसरा के बोथ होते हैं। ओके, तो देखिए फिर ये बताया कि ये कौन से हैं, एमसीक्यूज है हर लफ्ज में। आप एक टर्मिनोलॉजी क्या इस्तेमाल किए, ओब्लिगेट, ओब्लिगेट का पता लग गया ना, क्या होता है कि ऐसा पैरासाइट जिसको रिप्रोड्यूस करने के लिए किसकी जरूरत होती है, होस्ट की होती है। ओके, तो इन्फेक्शियस होते हैं जो ये, ओके समझ आ गई। इसकी मेटाबॉलिक मशीनरी अपनी नहीं होती, ये किसकी लेता है, होस्ट की यूज करता है, होस्ट की यूज करता है। ओके, तो फिर देखें अगर हम करेक्टरिस्टिक्स देखें, अगर सेल वाले में है, ठीक है, तो मैंने क्या कहा था कि सेल क्या होता है, देखिए आपने देखा नहीं था सेल क्या होता है, ये सेल होता है, ये न्यूक्लियस होता है, ये सेल में ब्रेन होती है, सेल में ब्रेन भी होगी, साइटोप्लाज्म भी होगा, इसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम भी होगा, राइबोसोम्स भी होगा, ओके है, न्यूक्लियर मटेरियल भी इसके अंदर होगा, ऑर्गेनेल्स भी इसके अंदर होंगे। तो इसमें तो कुछ नहीं होता, इसमें तो सिर्फ डीएनए, आरएनए और प्रोटीन होता है, वेरी सिंपल। और देखिए रिप्रोडक्शन, तो देखिए इंडिपेंडेंटली रिप्रोड्यूस होते हैं, सेक्सुअली और एसेक्सुअली, ये तो आपने पढ़ा हुआ है, सेक्सुअली और एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस होते हैं, जबकि ये क्या था, डिपेंड ऑन द बायोसिंथेटिक मशीनरी ऑफ द मेटाबॉलिक, कह लें क्या कह लें, मेटाबॉलिक मशीनरी कह लें, मेटाबॉलिक मशीनरी ऑफ द होस्ट। इसमें देखिए जेनेटिक कोड क्या है, डीएनए, इसमें जेनेटिक डीएनए, आरएनए है, ग्रोथ भी होते हैं, डेवलपमेंट भी होती है। ओके, ठीक है, और ये क्या, ऑब्टेन एंड यूज एनर्जी, ये यस करते हैं, और रिस्पॉन्स टू एनवायरनमेंट सेल, यस, और चेंज ओवर द टाइम, यस, इसके अंदर म्यूटेशन भी पैदा हो जाती है। तो बाकी वायरस का लिखा है उसने खाली छोड़ दिया बुक में, ठीक है, तो इसे हम बाद में देखते हैं, ठीक है। तो इस तरह ये आपका वायरस। अच्छा जी, अब हम थोड़ा सा ना इसकी, जो पहले मैंने थोड़ी सी हिस्ट्री बताई थी, ठीक है ना, तो आपने 2 इसके ईयर याद करने हैं, एक है लेट 1800 में, ठीक है, और फिर दूसरा है 1892 में, ठीक है। तो ये ऑब्जर्व किया गया कि टोबैको मोज़ेक डिजीज़, तंबाकू होता है ना, तो उसके बड़े बड़े पत्ते होते हैं, तो पत्ते को जैसे उदाहरण है कि तंबाकू बहुत कमर्शियल एरिया में यूज़ होता था, तो उस वक्त क्या होता था कि उनके जो पत्ते जो है ना वो सुखड़ जाते थे, ठीक है, तो उससे पता लग जाता था कि ये एक वायरल डिजीज़ है। तो अब इतनी कमर्शियल क्रॉप को अगर ये कोई डिजीज़ हो जाए तो फिर उसकी काज को ढूंढा जाता है, उसकी काज को ढूंढा जाता है। तो फिर उन्होंने पहली दफ़ा देखा कि जो वायरस का इंट्रोडक्शन हुआ उसी से हुआ। उन्होंने क्या किया था कि उन पत्तों का एक्सट्रैक्ट लिया और उसको फ़िल्टर किया। फ़िल्टर करने के लिए उन्होंने ऐसा फ़िल्टर पेपर इस्तेमाल किया जिसमें से बैक्टीरिया नहीं गुजर सकता,
और उन्हें पता था कि कोई भी इन्फेक्शन होगी तो उसमें कोई ना कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व लाजमी होगा। अब ज़ाहिर है उन्होंने बैक्टीरिया को फिल्टर भी कर लिया और फिर हेल्दी, जब हेल्दी जो है ना क्या हेल्दी हेल्दी जो था उसके क्या कहते हैं पौधा था उसके ऊपर डाला उसका एक्सट्रैक्ट, तो उसको भी डिजीज़ हो गई। तो उन्होंने कहा जी बैक्टीरिया तो फिल्टर हो गया था तो फिर कैसे डिजीज़ हो गई, तो उसने कहा कि माइट बी देयर इज अ पॉइजन, और लेटिन वर्ड में पॉइजन को कहते थे वायरस। तो इस पॉइजन की वजह से ये टोबैको मोज़ेक डिजीज़ हुई है, टोबैको मोज़ेक। तो उन्होंने क्या लिखा, द काज ऑफ टोबैको मोज़ेक डिजीज़ इज ड्यू टू ए वायरस, इज ड्यू टू ए वायरस। ओके, टोबैको मोज़ेक डिजीज़ में, ठीक है। फिर 1892 में देखें आइवानोस्की, ठीक है ना, उसी वही तरीका बता रहा हूँ, उसने सेप और प्लांट लिया, उसको फिल्टर किया, बैक्टीरिया को रिमूव किया, प्लांट के ऊपर डाला और उसको डिजीज़ हो गई। क्लियर? तो इस तरह उसने कहा भाई यही वायरस है। मज़ीद तफसील उसने आपकी बुक में नहीं लिखा कि कैसे उसको क्रिस्टलाइन करके उन्होंने उसको आइसोलेट किया, उसे आइसोलेट किया, फिर उसके स्ट्रक्चर को स्टडी किया। वो डायरेक्ट अब किधर आ गया है उसके स्ट्रक्चर पे, ठीक है। ये पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि डिस्कस द शेप, डिस्कस द शेप या क्लासिफिकेशन ऑफ वायरस ऑन द बेस ऑफ शेप, ठीक है। तो एक है देखिए इस तरह का, ये हेलिक्स है, बेटा समझ आइए ये क्या है, हेलिक्स है, ठीक है, हेलिक्स है, प्रोटीन का बना हुआ हेलिक्स है। ओके, बड़ा टाइटली है, ठीक है। तो इस स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, हेलिक्स कहते हैं। इन द फॉर्म ऑफ हेलिक्स होती है प्रोटीन और उसके दरमियान में ये न्यूक्लियर मटेरियल होता है। क्लियर हो गया बेटा? देखिए इसने कहा कि हीलिक्स पहली शक्ल है, टाइटली वाउंड क्वाइल होता है। ओके, फिर क्या कहता है एग्जाम्पल, इस की एग्जाम्पल में ये रेबीज वायरस है, जो वायरस रेबीज फैलाता है जो पागल कुत्ते में होता है, तो रेबीज है। और टोबैको मोज़ेक वायरस, इसकी शेप कैसी थी, हीलिक्स की थी। किसकी थी, हीलिक्स की थी। इसकी शक्ल कैसी थी, हेलिक्स की थी। ओके, फिर उन्होंने कहा कि इसकी ये हेलिकल सिमेट्री है, हेलिकल सिमेट्री है। समझ आ गई कि नहीं आ गई? अगर आपसे कोई भी पूछ ले एमसीक्यूज में कि टोबैको मोज़ेक और दूसरा लफ्ज़ क्या है, रेबीला, रेबीज वायरस, तो इसका स्ट्रक्चर की शेप क्या है, हेलिक्स स्ट्रक्चर। ओके, फिर क्लियर हो गया। फिर आइकोक्सा हेड्रोन, आइकोसा हेड्रोन, हेड्रोन इनके मुख्तलिफ इनके कई सार हों, उसके कई हेड हों। देखिए ये हेड, ये कॉर्नर्स है, ये क्या है बेटा, ये कॉर्नर है, और दो कॉर्नर के दरमियान जो जगह है उसे फेस कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, फेस कहते हैं। ओके, तो अब ये देखिए ये कहता है कि अगर वो शक्ल हो मैनी हेडेड, ठीक है, क्लियर हो गया ना। तो ये इसके ट्राई एंगुलर फेसेस होते हैं, ट्राई एंगुलर। देखिए जैसे देखिए ये एक ट्राइंगल है, ये दूसरी ट्राइंगल है, तीसरी है, चौथी, पांचवी, तो 20 ट्राइंगल चारों तरफ से देखें जैसे हीरा नहीं होता, तो उसी तरह, ठीक है। ये देखिए ये और फेस, और कितने कॉर्नर होते हैं, 12। फेस कितने हैं, इस तरह 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, और इसकी बैक साइड में भी होंगे ना, तो 20 फेसेस होते हैं। और कॉर्नर कितने थे, 12, कॉर्नर कितने थे, 12। देखिए यहाँ कितने नजर आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तो यहाँ नजर आ रहे हैं। क्लियर हो गया ना? तो अब ये याद रखना है कि आइकोक्साहेड्रोन में फेसेस की तादाद कितनी होती है, 20, और जो कॉर्नर कितने होते हैं, 12। याद हो गया है? अब ये देखो ये जो स्ट्रक्चर है, कौन सा स्ट्रक्चर है, पॉलीहेड्रोन, पॉलीहेड्रोन। आइकोक्सा कहते हैं 20 को। ओके, तो 20 इसके अंदर क्या होती है, फेसेस होती हैं, और 12 हेड होते हैं, कॉर्नर्स होते हैं। तो पॉलीहेड्रोन कई सरों वाला, कई सरों वाला। तो मैनी स्लाइड, देखिए कैप्साइड्स क्या होती हैं, कैप्साइड, कैप्साइड क्या होता है,
जो प्रोटीन का खोल होता है उसको क्या कहते हैं, कैप्साइड कहते हैं। इस कैप्साइड की वजह से आपके वायरस की शक्ल होगी। देखिए आपके इस कमरे की जो ट्राइंगुलर ये रेक्टेंगुलर है, तो इंटो में ना इसे हम गोल भी कर सकते थे, ट्राइंगुलर में भी कर सकते थे। ओके, तो ये शक्ल कैप्सिड की शक्ल जो होगी वो वायरस की शक्ल होगी। देखिए कैप्साइड 20 sides and 12 corners around the core, क्योंकि आपके पास जो होता है वायरस, उसमें दो ही तो चीज़ें होती हैं, एक उसकी कैप्साइड होता है, दूसरा कोर होता है। कोर जो होता है उसमें क्या होता है, अपना डीएनए होता है या आरएनए, और कैप्साइड किससे बना होता है, प्रोटीन से बना होता है। ठीक है, तो प्रोटीन की इसकी जो शक्ल होती है वो एक हेलिक्स फॉर्म में है और दूसरा आइकोक्साहेड्रॉन की शक्ल में है। ठीक है, और जो हेलिक्स की फॉर्म है उसके दो एग्जांपल हैं, टोबैको मोज़ेक वायरस और क्या है, रबीला। ठीक है, अब इसके बाद जो मेरे पास आइकोक्साहेड्रॉन है तो इसकी भी दो एग्जांपल्स हैं, इसकी भी दो एग्जांपल्स हैं। इसकी दो एग्जांपल कौन सी है, देखिए ये हेलिकल है, ये ट्रायंगुलर, ये हर्पीज क्या है, हर्पीज वायरस और पोलियो वायरस। अरे बेटा याद हो गया ना, पीएच से याद रखने, कैसे याद रखने, पीएच से। पी से क्या मुराद है, पोलियो वायरस, और एच से क्या है, हर्पीज वायरस। अब आपको समझ आ गई ना कि जो आपने आइकोक्साहेड्रॉन की एग्जांपल देनी है, उसके लिए एग्जांपल याद रखने के लिए कौन सा लफ्ज याद रखना है, पी एच। क्या याद रखना है, पी एच, जैसे हम पढ़ते ना, ये पी एच। पी से क्या होगा, पोलियो, और एच से क्या होगा, हर्पीज। हर्पीज देखे हुए किसने, मतलब किसी जगह पे क्लस्टर या ऐसे टांगों पे बहुत छालों का गुच्छा बन जाता है, बहुत पेनफुल होता है, ऐसे कुछ क्लस्टर बन जाता है, तो हर्पीज होते हैं। ओके, ये समझ आ गया ना आपको। अब देखिए ये स्ट्रक्चर जो था ये हेलिकल है, और ये क्या है, आइकोक्साहेड्रॉन, यानी कि पॉलीहेड्रॉन है, पॉलीहेड्रॉन है। ओके, अगर इन दोनों को मैं मिला दूं, इन दोनों को मैं मिला दूं, मतलब ये देखिए ये क्या है, हेलिक्स, और ये कौन सा है, पॉलीहेड्रॉन, इन दोनों को मैं मिला दूं तो उसे कहते हैं कम्प्लेक्स। क्या कहते हैं, कम्प्लेक्स। अब देखिए आपने यही लिखना है और एग्जाम्पल याद रखनी है लाजमी। एग्जाम्पल एमसीक्यूज में आ सकती हैं, ये इसमें आ सकते हैं। 5 नंबर का सवाल कि आपके वायरस की शक्ल डिस्कस करें। पहला हाइलेक्स है, और दूसरा आइकोक्साहेड्रॉन है, और तीसरा क्या है, कम्प्लेक्स। कम्प्लेक्स क्या है, कम्बिनेशन ऑफ 1 and 2। देखिए 1 and 2 से क्या मुराद होगा, इसमें क्या होगा, ये आइकोक्साहेड्रॉन होगा। ओके है, ऐसे होगा ना है? और दूसरा क्या होगा, ये देखिए ये नेक, और ये इसका ये हेलिक्स फार्मूला है, हेलिक्स। ये हो गया, तो हेलिक्स हो गया। अब इसके अंदर ये 1, ये 2 और ये 3, ये 1, ये 2 और ये 3। ओके, ये इसकी टेल है, ये इसकी टेल है, और ये कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। इसमें ये भी देखिए ये टेट्राहेड्रॉन है और हेलिक्स है। ओके, तो इसकी एग्जांपल क्या है, बैक्टीरियोफेज। क्या है, बैक्टीरियोफेज। जो बैक्टीरिया होता है ना, ये बैक्टीरिया, तो ये इसके साथ अटैच होता है, फिर ये बिल्कुल नीचे दब जाता है, ये ऐसे, ठीक है, और ये जो डीएनए आरएनए इसके अंदर चला जाता है, और प्रोटीन जो है इसके बाहर रह जाती है। तो समझ आ गई। तो ये आपके बुक में डिस्कस नहीं किया हुआ, लेकिन मैंने आपको समझा दिया कि बैक्टीरिया को भी अफेक्ट कर देता है। कौन भला, वायरस बैक्टीरिया को भी किल कर देता है, बैक्टीरिया में भी बीमारी पैदा कर देता है। ओके, तो देखिए ये इसकी किस तरह करता है, ये इसके एग्जांपल में क्या आता है, ये कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है। बैक्टीरियोफेज की स्ट्रक्चर कौन सा होता है, कम्प्लेक्स। देखिए मैं एमसीक्यूज लिखता हूँ, स्ट्रक्चर ऑफ कम्प्लेक्स ऑफ द बैक्टीरियोफेज इज नंबर 1 हेलिकल, नंबर 2 आइकोक्साहेड्रॉन, और नंबर 3 कम्प्लेक्स, नंबर 4 नन। तो मैं क्या लिखूंगा, तीसरा लिखूंगा। अगर पढ़ा हुआ होगा तो लिखूंगा ना, तो वरना मैंने रट्टा तो नहीं लिखवाया आपको। और हेड्रॉन की मैंने बता दिया उसके अंदर कितने फेसेस हैं, 20, एजेस कितने हैं, 12। ठीक है ना, और ये वूंड, क्वाइल्ड वूंड होती है हेलिकल स्ट्रक्चर में। ठीक है, क्लियर हो गया।
चाहे जो मर्जी स्ट्रक्चर हो, चीज़ें दो ही होती हैं। एक तो कैप्साइड प्रोटीन का कोर होता है, कोट होता है, और दूसरा क्या होता है, कोर होता है डीएनए या आरएनए का होता है। ठीक है ना, क्लियर हो गया। और नाम याद रखने के, एक 1892 में, तो उसका नाम क्या आई, 1892 है ना। देखिए DI वेनको स्काई है, वेनोस्की, ठीक है। इसने सेप, उसका जूस उसका निकाला, एक्सट्रैक्ट निकाला, और किसके ऊपर उसे फिल्टर किया, और फिल्ट्रेट को किस में डाला, इसके अंदर डाल दिया। ठीक है, तो ये इस तरह हमने ये स्ट्रक्चर ऑफ क्या पढ़ा, अपना वायरस पढ़ा। 3 स्ट्रक्चर हैं, और हर स्ट्रक्चर की कितनी एग्जाम्पल है, पहली की 2, दूसरी की 2, और तीसरी की 1 बताई है। इसने बैक्टीरियोफेज बताया है, बैक्टीरियोफेज कम्प्लेक्स। ठीक है, आइकोक्साइडर एक कॉलर और टेल, हेलिकल स्ट्रक्चर होता है। ओके, ठीक है, तो ये हमने पढ़ा स्ट्रक्चर ऑफ वायरस। और टॉपिक की तरफ चलते हैं। इस टॉपिक का नाम है स्ट्रक्चर ऑफ वायरस, स्ट्रक्चर ऑफ वायरस। ठीक है, मैं आपके सामने एक स्ट्रक्चर बना रहा हूँ सिंपल सा। ये देखें, ये आइकोक्साहिड्रोन है। ठीक है, ये प्रोटीन का कोर है, प्रोटीन का कोर है। ठीक है, कोर सॉरी कोर डीएनए का है या आरएनए का है। कोर किसका है, डीएनए और आरएनए। ये सराउंडेड किसके थ्रू है, एक प्रोटीन का कोट है। इस कोट को क्या कहते हैं, कैप्साइड। अब बात समझ आ गई ना, तो कैप्साइड। ठीक है, इसके अंदर डीएनए आरएनए, ये स्ट्रक्चर यही है। तो इसका मतलब है पहला क्या होगा, कोर होगा डीएनए का या आरएनए, सिंगल स्ट्रैंड होगा या डबल स्ट्रैंड होगा। ओके, फिर इसके बाद क्या होगा, प्रोटीन का कोट होगा, प्रोटीन का कोट होगा। तो इसका काम क्या होगा, 2 काम होंगे। या तो वो ये जेनेटिक कोर को क्या कर रहा होगा, प्रोटेक्ट कर रहा होगा। ठीक है, और दूसरा इसको क्या कर रहा है, इसको शेप दे रहा है। क्या दे रहा है, शेप दे रहा है। 2 काम हो गए ना, शेप भी दे रहा है और ना। अच्छा, फिर क्या होता है, कुछ वायरस, हर कोई नहीं वायरस है, फिर कुछ वायरस ऐसे भी होते हैं जो एक और ऊपर ये लेयर बना लेते हैं। इसको क्या कहते हैं, इनवेलप। क्या कहते हैं, इनवेलप। ठीक है, तो अब ये इनवेलप्ड वायरस होंगे। ठीक है, अब जो इनवेलप्ड वायरस होंगे तो वायरस का ये कैप्सोमर तो नजर, कैप्साइड तो नजर नहीं आएगा ना। ठीक है, इसके ऊपर ना छोटे छोटे स्पाइक्स बने हुए हैं। देखो ये स्पाइक्स बने हुए हैं। ठीक है, तो ये स्पाइक्स क्या करते हैं, ये जाकर होस्ट को अटैच कर देते हैं। क्या कर देते हैं, अटैच कर देते हैं। ठीक है, और इसके साथ इसके अंदर क्या होते हैं, एंजाइम्स होते हैं। तो ये ज़्यादा डिजीज फैलाने वाले होते हैं, एनवेलप्ड होते हैं। ओके, अगर इनका एनवेलप ख़त्म कर दिया जाए तो वायरस का फंक्शन भी ख़त्म हो जाता है। अगर किसी के बंदे की लिखाई बड़ी अच्छी है, हाथ से लिखता है, उसके हाथ काट दो तो वो लिख सकेगा नहीं। तो अगर आप इन्वेलप डिस्ट्रॉय कर दें, बस आप यूं करें, तस्वीर बनाएं, 5 नंबर का सवाल आ जाता है ना, तो 2 नंबर तो आपको तस्वीर के ही दे देगा। सब कुछ इसके अंदर लिखा हुआ है। देखिए इसके अंदर लिखा हुआ है कैप्साइड लिखा हुआ है, इसके अंदर डीएनए कोर लिखा हुआ है, ये आरएनए डीएनए का है। इसके ऊपर क्या बना हुआ है, इनवेलप बना हुआ है। इनवेलप किससे बना होगा, जैसे सेल मेम्ब्रेन लिपिड और प्रोटीन से बना होगा। और इसके ऊपर देखिए छोटे छोटे हैं, ये कैप्सोमर्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं, कैप्सोमर भी कहते हैं। ठीक है, तो और इसके अंदर स्पाइक्स होते हैं और जो अटैच होते हैं, अटैच होकर डिजीजेज देते हैं। ओके, क्लियर हो गया बेटा। तो अब हम इसे तरह देख लेते हैं। कहता है कि स्ट्रक्चर ऑफ द वायरस, तो जितने भी वायरस है, मोस्टली वायरस के अंदर 2 बेसिक कंपोनेंट होते हैं ना, दे द 2 बेसिक कंपोनेंट। मोस्टली वायरस कंटेन 2 कंपोनेंट ऑफ कंपोनेंट्स। नंबर 1 इज a core of nucleic acid, और ये न्यूक्लिक एसिड क्या होगा, आरएनए होगा या डीएनए होगा। ठीक है, तो इस कोर को हम क्या कहते हैं, न्यूक्लिक एसिड को जीनोम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जीनोम। जब भी होगा तो वो पूछेगा कि डीएनए है या आरएनए। अगर इसका डीएनए है तो ये इसका जीनोम क्या होगा, डीएनए होगा। ओके,
अच्छा, फिर इसका जो दूसरा पोर्शन होता है वो क्या होता है, कोट ऑफ प्रोटीन, इसको हम क्या बोलते हैं, कैप्साइड। देखो ये हमने बताया ना, यहाँ तक आ गए, इसको डिस्कस किया, अब इसको डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी क्या करता है, देखो दो ही काम करता है, प्रोटेक्ट द जीनोम, ये जीनोम को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है, यही कहा था। फिर मैंने बोला कि इट गिव शेप, ये शेप देता है, और शेप कैसी हो सकती है, वो हेलिकल हो सकता है, आइकोक्साहेड्रोन हो सकता है, और कम्प्लेक्स सिमेट्री, जो हम पहले शेप में पढ़ चुके हैं, हेलिकल, आइकोसाहेड्रल और कम्प्लेक्स सिमेट्री। ये किसकी वजह से होती है, ये कैप्साइड की वजह से होती है, ठीक है बेटा। जो प्रोटीन की कोट प्रोटीन से बना होता है। फिर कहता है कैप्साइड क्या है, तो फिर हम पहले कह चुके हैं, देखिए कैप्सोमर क्या है, कैप्सोमर, ये छोटे हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ, देखिए अब ना किसी में कैप्सोमर हुआ है, किसी में नहीं। अब नंबर जो होते हैं ना, हम आइडेंटिफाई करते हैं, क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, कि कहता है कि करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द वायरस, ये वायरस के अंदर करेक्टरिस्टिक्स होते हैं। देखिए इंसान का करेक्टरिस्टिक ये है कि दो टांगों पे चलता है, और जो चौपाए हैं जैसे भैंस है, उनके करेक्टरिस्टिक है वो चार टांगों पर चलते हैं, ओके। चारों लिम्ब को इस्तेमाल करते हैं, हम दो लिम्ब को इस्तेमाल करते हैं, वो चारों को करते हैं, करेक्टरिस्टिक्स होते हैं ना। तो इसकी बदौलत हमें पता लगता है कि ये वायरस कौन सा है, ये वायरस कौन सा है। जैसे कोरोना वायरस है, हेपेटाइटिस का वायरस है, स्मॉल मीजल का वायरस है, तो किससे हमें मालूम होता है, कैप्सोमर से। ये आप याद रखिएगा, ये एमसीक्यूज आ सकता है। देखिए वो कैसे दो एग्जांपल दे रहा है, वो कह रहे हैं हर्पीज वायरस का 162 कैप्सोमर है, ओके। कैप्साइड के कितने कैप्सोमर हैं, 162। और इसके अलावा एडिनो वायरस, अब ये पेपर में एक दफ़ा एमसीक्यूज आया है कि एडिनो वायरस कौन सी बीमारी में पाया जाता है, ये कॉमन कोल्ड में, नज़ले में एडिनो वायरस पाया जाता है। और एडिनो वायरस के जो कैप्सोमर की तादाद कितनी होती है, वो 252 होती है, ये 252। तो ये तो मैंने खुद देखा है, पेपर में आया हुआ है कि एडिनो वायरस ये कॉमन कोल्ड में इस्तेमाल होता है, ओके। फिर इसके बाद तीसरा स्ट्रक्चर पे देखिए हमने क्या पढ़ लिया, हमने पढ़ा, ये देखिए ये जीनोम पढ़ा, हमने पढ़ा कैप्साइड पढ़ा, हमने कैप्सोमर्स पढ़ा, और अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो क्या पढ़े हैं, इनवेलप। इनवेलप कहते हैं मैनी वायरसेस, ठीक है। तो वो होस्ट सेल में जाते हैं ना, तो अपने इर्द गिर्द क्या बना लेते हैं, एक इनवेलप बना लेते हैं। वो बड़ा फ्लेक्सिबल होता है, लूजली अटैच होता है, फ्लेक्सिबल होता है। देखिए ये वाला, ये इसके कैप्साइड के अराउंड हो गया ना, है ये अटैच, फुली अटैच नहीं है, देखिए इसके साथ बिल्कुल अटैच नहीं है, लूजली अटैच है। जैसे ये मेरे कपड़े हैं, ये लूजली अटैच है, ऐसे है ना। तो ये लूजली अटैच होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं, और ये किससे बने होते हैं, प्रोटीन से और लिपिड से बनते हैं, ठीक है ना। अब इसकी एग्जांपल है इन्फ्लुएंजा और मीजल्स, इन्फ्लुएंजा और मीजल। और हमने कैप्सोमर में किसकी एग्जांपल पढ़ी थी, एडिनो वायरस, और किसकी पढ़ी थी, और हर्पीज की। और यहाँ ये आपने याद रखना है। तो जब हमने ये कैप्सोमर की इसकी बात की है एनवेलप में, तो हमने दो की एग्जांपल दी है, कोई अपना एक इन्फ्लुएंजा और दूसरा मीजल्स, ठीक है। अब देखिए ये स्पाइक्स हैं, ठीक है, ये आई थिंक ये स्पाइक है ये, ठीक है। स्पाइक्स होते हैं, इसके अंदर क्या होते हैं, एंजाइम्स लगे होते हैं, और एंजाइम्स की ये क्या करते हैं, ये अटैच करते हैं होस्ट से। तो अगर इनके लूज इन्वेलप, अगर ये इन्वेलप को लूज कर जाएंगे तो ये अपनी एफिकेसी फंक्शन को भी लूज कर देंगे। इसी तरह इन्वेलप ये हाइड कैप्साइड, ये कैप्साइड को छुपा देता है, कैप्साइड को छुपा देता है। अच्छा, एक दो तीन टर्मिनोलॉजीज हैं, ये पेपर में एमसीक्यूज आई हैं, विरियन और विरॉइड्स, ठीक है, विरियन और विराइड। देखिए आपका ये कंप्लीट वायरस है, कंप्लीट वायरस में क्या होगा, डीएनए कोर होगा, ठीक है, या आरएनए कोर होगा, डीएनए या आरएनए कोर बना होगा, और कैप्साइड किसका बना होगा, प्रोटीन का बना होगा, यह इनवेलप। कंप्लीट वायरस अगर होस्ट के अंदर दाखिल हो जाए,
और डिजीज पैदा कर ले तो उसे क्या कहते हैं? विरियन। क्या कहते हैं? विरियन। और विरॉइड क्या कहते हैं? अगर कोई एक पार्ट न्यूक्लिक एसिड का एक, मतलब ये तो पूरा न्यूक्लिक एसिड इसका एक पार्ट या ये पार्ट या ये पार्ट, इनमें से कोई एक पार्ट अंदर दाखिल हो जाए और वो बीमारी पैदा कर ले तो उसको हम क्या कहते हैं? विरॉइड्स कहते हैं। विरॉइड्स, विरियन, कंप्लीट विरियन, वन है ना, पूरा वन का वन, पूरा का पूरा अंदर वायरस होस्ट में चला जाता है और डिजीज काज करता है। जबकि विरियॉइड्स क्या होते हैं? ये पार्ट ऑफ न्यूक्लिक एसिड, पार्ट ऑफ न्यूक्लिक एसिड। तो जो पार्ट ऑफ न्यूक्लिक एसिड होता है ये जाकर अंदर डिजीज पैदा कर दे तो इसको कहते हैं विरॉइड्स कहते हैं। तो ये आपका एमसीक्यूज आता है, ये आपका एमसीक्यूज आता है। और पायरोन्स भी हैं, तो पायरोन्स के मतलब वो लिखता है, लफ्ज़ क्या है? पायरोन्स। ठीक है, देखिए पायरोन्स में से लिखा है कि पायरोन्स आर इन्फेक्शंस पार्टिकल मेड अप ऑफ प्रोटीन। अब देखिए विरॉइड किसका था? न्यूक्लिक एसिड का था। किसका था? न्यूक्लिक एसिड का था। और ये किसका है? मेड अप प्रोटीन। रिसर्च इंडिकेट दैट prions are normal proteins that become folded incorrectly। होते नॉर्मल हैं लेकिन ये फोल्डेड इनकरेक्टली होते हैं। prions could cause neurological degenerative disorder, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर पैदा करते हैं, सच एज मेड काउ डिजीज एंड द स्कैर्प्यूड। जैसे कि मेड काउ डिजीज जो होती है ना, वो किसकी वजह से होती है? प्रियन से। ठीक है, विरॉइड क्या होता है? न्यूक्लिक एसिड का हिस्सा होता है। और प्रियन्स क्या होता है? प्रोटीन से, पी से निकला है ना, प्रियन्स किससे निकला है? पी से। तो ये प्रोटीन का एक हिस्सा होता है। ये जाके न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर करते हैं, इनके दिमागी और नर्वस सिस्टम की एक्टिविटीज़ को करते हैं। जैसे मैड काउ डिजीज़ है, तो ये बेसिकली ये किसकी एग्जांपल है? एक वायरल डिजीज़ है, इसमें पूरा वायरस इन्वॉल्व नहीं होता, तो उसकी एक स्पेसिफिक प्रोटीन होती है जो ये इन्वॉल्व होती है। ठीक है, इट्स ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द वायरस। आज हमने वायरस का इंट्रोडक्शन किया, वायरस की शेप के लिहाज से क्लासिफिकेशन की, फिर वायरस की हमने स्ट्रक्चर डिस्कस किया। ये दोनों बड़े इंपॉर्टेंट हैं। क्लियर हो गया जी से? ठीक है, इसे रिपीट कर लें।